स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 उसकी जो एक्सरसाइज जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमिनास अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। यानी हमने नेचर के अंदर पाए जाने वाले ऐसे फिनोमिनाज के मतलब बात करनी है कि जो हमारे पास क्या है कि अपनी जो रोटेशन है या अपनी जो मूवमेंट है उसको रिपीट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें कि अगर हम थोड़ा सा अपनी नेचर पर, कायनात पर जो है गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे पास जो दरमियान में क्या है, सन है, और हमारी जो अर्थ है, जो ज़मीन है, वो इसके अराउंड क्या करती है, अर्थ इसके अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है, चक्कर निकालती है। तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ बड़ी अहम नोट करने वाली है कि अर्थ की जो रोटेशन है वो सूरज के गिर्द क्या है, पूरे 1 ईयर में कंप्लीट करती है। अर्थ जो है वो सन के अराउंड अपनी रोटेशन 1 ईयर में कंप्लीट करती है। और आप देखते हैं कि 1 साल के बाद अगेन वो जो है रोटेशन हमारे पास क्या होती है, चेंज हो जाती है। जब रोटेशन एक कंप्लीट होगी तो हम कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर आ गया। अब इसी तरह जब दोबारा यहाँ से रोटेट करके हमारे पास अर्थ पहुँचती है उसी पोजीशन पर, तो हम कहते हैं कि हमारे पास सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे पास इसका ड्यूरेशन कितना हो गया, 365 डेज। यानी 365 डेज़ के अंदर हमारे पास जो अर्थ है वो सूरज के अराउंड, सूरज के गिर्द क्या करती है, रोटेट करती है, एक अपना चक्कर कंप्लीट करती है और दोबारा अपनी उसी चक्कर को रिपीट करना शुरू कर देती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो टाइम है, ये टाइम हमारे पास एज अ रीजनेबल स्टैंडर्ड के तौर पर लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी रोटेशन को, अपने टाइम को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रही है अर्थ। अब इसी तरह सेकंड इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास इसकी जो एग्जांपल है, हम कहते हैं स्पिन मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है हमारे पास ज़मीन की जो स्पिन मोशन है, हम कहते हैं कि ये जो अर्थ है एक तो वो रोटेट कर रही है, सर्कुलेट कर रही है किसमें, सूरज के गिर्द। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अर्थ होती है वो अपने ही एक्सिस के अराउंड क्या करती है, रोटेट कर रही होती है। यानी अर्थ की रोटेशन अपने ही एक्सिस के अराउंड, उसके हम क्या कहते हैं कि वे भी बेसिकली क्या है कि हमारे पास रिपीटेशन हो रही है। और इसके लिए कितना ड्यूरेशन लगता है, हम जानते हैं कि हमारे पास 1 डे कंप्लीट, एक पूरा दिन, यानी कि हमारे पास 24 आवर्स के बाद अर्थ जो है, यानी जैसे ही हमारे पास एक स्पिन, एक जो उसकी रोटेशन है अर्थ की वो कंप्लीट होगी तो कितना टाइम लगता है हमारे पास, वो हमारे पास 24 आवर्स जो है वो लगते हैं। अब इसी तरह तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो दिन और रात का निज़ाम है कि एक दिन के बाद दूसरा दिन आ जाता है, एक दिन से दूसरा दिन, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा दिन, फिर चौथा दिन। इसी तरह ये जो दिन जो है इनके चेंज होने का जो फिनोमिना है वो कहाँ से आता है, वो
अर्थ की अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन यानी मोशन की वजह से आता है। और यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, अपने टाइम को रिपीट कर रही है। इसीलिए हम इसको भी क्या कर सकते हैं, एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके अलावा और हम एग्जाम्पल पर बात करते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखें तो हम कहते हैं द एटॉमिक वाइब्रेशंस। एटॉमिक वाइब्रेशंस जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर बनती है, वो एटम से मिलकर बनती है। हम कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं सपोज करूँ कि मेरे पास एक क्रिस्टल है जो कि NaCl का क्रिस्टल है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक NaCl का क्रिस्टल जो है सपोज करते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो हमने एक जो क्रिस्टल है NaCl का उसको सपोज किया है और इसी तरह ये हमारे पास तो यहाँ पर आपको NaCl का क्रिस्टल नज़र आ रहा है। हम कहते हैं कि इसके जो अराउंड हमारे पास क्या है, Na और Cl के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है, एटम जो है वो मौजूद होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यानी एक जो क्रिस्टल है वो हमारे पास बहुत से एटम से मिलकर बना है। अब इन एटम, ये जो एटम्स हैं ये मैटर के अंदर, क्रिस्टल के अंदर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो एटॉमिक वाइब्रेशंस इन द मैटर, उसे हम भी क्या कहेंगे कि वो भी अपने आप को, यानी ये जो हमारे पास एक एटम है ये टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन, ये इस तरह अपने ही एक्सिस के अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो बार बार अपनी जो मोशन है, अपने जो टाइम है उसको क्या कर रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है। इसलिए हम इसको भी क्या करते हैं कि इसको भी हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। जैसा कि हमने देखा हुआ है कि हमारे पास जो पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के अंदर आपने देखा है कि हमारे पास एक है थ्रेड होता है, धागे के साथ हम क्या करते हैं कि एक बॉब, एक मेटल बॉब होती है उसको लटका देते हैं और यहाँ पर हमारे पास उसको फिर क्या किया जाता है, एक तरफ से फिक्स्ड एंड और दूसरी तरफ से हमने क्या किया, उसको उसके साथ एक बॉब लटका दी है। अब उसके बाद हम एक साइड से पकड़ते हैं इसको और ड्रैग करके यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। ये उसकी क्या है, हमारे पास मेन पोजीशन है। तो हमारे पास जो बॉब है वो क्या करती है, दोबारा इस तरफ को आएगी और अपने एक्सिस के अराउंड क्या करेगी, हमारे पास अपने एक्सिस के अराउंड टू एंड फ्रो जो है वो मोशन करेगी। अब ये भी हमारे पास क्या है, अब इसका टाइम पीरियड हम कहते हैं कि t इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2πL/g। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, ये जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है, यानी कि ये टाइम फॉर द वन वाइब्रेशन, एक पूरी वाइब्रेशन का जो है कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो उस टाइम को पूछा जा रहा है कि हमारे पास उसको हम रीजनेबल स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी जो डिपेंडेंस है,
ये जो हमारे पास टाइम पीरियड है ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम जी कह रहे हैं, और सेकंड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, लेंथ। तो स्टूडेंट अगर हम इसकी डिपेंडेंस देखें किस चीज़ पे है, एक तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम जी कहते हैं, और सेकंड हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इस पेंडुलम की लेंथ। अब हमने ये देखा है कि अगर प्लेस टू प्लेस जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या करती है, वेरी करती है, चेंज होती है। अगर हम ज़मीन पे मौजूद हैं तो वहाँ पर जी की वैल्यू कुछ और होती है, जी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब किसी और जगह, ऐसी जगह चले जाएं जो उससे थोड़ी सी ऊंचाई पे मौजूद है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं एल्टीट्यूड, बुलंदी के साथ, तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस क्या करती है, वेरी करती है, चेंज होती है। और सेकेंडली हमारे पास जो एल है, एल हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो आपने समर के अंदर देखा होगा हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, यानी अगर थोड़ी सी हीट मौजूद है तो हीट की वजह से ये हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो क्या हो सकती है, हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है, फैल के उसकी लेंथ में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। अब जिसमें चेंज आ जाए उसको हम एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है उसको कभी भी रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कहा जा रहा है वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम दो तरह के यूनिट्स जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमें दो तरह के यूनिट जो है वो इस्तेमाल करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है। तो देखते हैं हमारे पास जो पहले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके दो यूनिट्स कौन से होते हैं, हम जो कैटेगराइज करते हैं, एक हमारे पास होता है मोल, एक हमारे पास होता है किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स हमेशा हमने देखा है कि हमारे पास बेसिकली जो किलोग्राम यूनिट्स होता है ये किसी भी, ये अगर हम देखें तो कि कोई भी हमारे पास मैस है, कोई भी वेट है, उसको हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। अब कहीं पे ऐसा होता है कि बहुत सी क्वांटिटीज़ के लिए हमारे पास उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो होते हैं। तो उस वक्त हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, किलोग्राम। अच्छा, अब मोल में हमारे पास क्या होता है कि मोल में हमारे पास जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के नंबर ऑफ हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स में 6.022 10 to the power 23, यानी इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमारे पास सब क्वांटिटीज़ के लिए क्या हो, अगर सेम हो तो उस वक्त हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, मोल इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम एवोगैड्रोस नंबर से भी डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह ये हमारे पास क्या है, या इस तरह भी कहा जा सकता है फॉर द लार्ज मैस, फॉर लार्ज मैस, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम किलोग्राम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये हम जो है स्मॉल मैस की स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स को इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा जा रहा है कि 3 स्टूडेंट्स measured the length of a needle with a scale on which minimum deviation is 1 millimeter and recorded time हमारे पास 0.2145, 0.2145, सेकेंड हमारे पास 0.21 और थर्ड है 0.214। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि 3 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और एक छोटी सी नीडल ली है। उस नीडल की इसने क्या किया है, एक छोटी सी नीडल मौजूद है, इस नीडल की जो लेंथ है उसको मेजर किया है। अब जो सा स्केल इस्तेमाल किया है उस स्केल की जो हमारे पास स्केल के ऊपर मिनिमम डिवीजन है, यानी अगर ये नीडल सपोज करें तो इसके ऊपर इसके ज़रिए हमने जो स्केल इस्तेमाल किया है तीनों स्टूडेंट्स ने, उसकी जो मिनिमम डिवीजन है, जो सबसे मिनिमम डिवीजन है वो जितनी वो मेजर कर सकता है वो हमारे पास कितनी है, मिनिमम डिवीजन ऑन स्केल 1 मिलीमीटर। यानी इस स्केल के ऊपर जो हमारे पास सबसे छोटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास कौन सी डिवीजन है, 1 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मिलीमीटर का मतलब है 1 × 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पर अगर ये -3 है तो हम कहते हैं अगर इसको थोड़ा सा जो रीअरेंज करें, 1 डिवाइडेड बाय ऊपर पॉजिटिव का है, नीचे आगे क्या बन जाएगा 1000 और 1 डिवाइडेड बाय 1000 हमारे पास 0.001 मीटर। अब यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास जो इसका लीस्ट काउंट बन रहा है, जो मिनिमम डिवीजन वो कितनी बन रही है, 0.001 मीटर। यानी पॉइंट के बाद हमारे पास 3 फिगर्स तक हम एक्यूरेट वैल्यू ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, हमारे 3 डिजिट्स तक जो है एक प्रिसाइज वैल्यू आनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 हैं, कम है, और यहाँ पर ये हमारे पास इस वैल्यू के बहुत ही करीब वैल्यू हमने जो है कंसीडर करनी है। इसका मतलब थर्ड स्टूडेंट जो है हमारे पास जिसने हमारे पास वैल्यू निकाली है 0.214, तो ये स्केल के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वैल्यू है, इसलिए ये इसको क्या कहेंगे कि ये स्टूडेंट ने एक्यूरेट वैल्यू जो है वो फाइंड की है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा जा रहा है कि एन ओल्ड सेइंग इज दैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। व्हाट एनालॉजियस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज्ड इन द कंप्यूटेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर बात की जा रही है, पूछा ये जा रहा है कि एक जो है हमारे पास ओल्ड सेइंग पर्सन है, जो दाना एक आदमी होते हैं, दाना पर्सन होते हैं, उनकी जो है कही हुई बात है कि चेन जो है वो हमारे पास उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है जितनी वो क्या हो जितनी वो वीक हो। अब इसी तरह की हमने स्टेटमेंट बनानी है, हम इसको लिख लेते हैं। चेन इज एज स्ट्रॉन्ग as its weakest link। यानी ये हमारे पास क्या है, किसी दाना की कोटेशन है। वो कहता है कि चेन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उतनी ही वीक भी होती है। अब इसका मतलब हमने क्या करना है कि हमने इसी से मिलती जुलती एनालॉजियस स्टेटमेंट का मतलब है कि हमने मिलती जुलती एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो इन्वॉल्व हो। अब हम कहते हैं, हम एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करते हुए कहते हैं कि
the value in experiment only as much accurate as less accuracy। अब देखिए यहाँ पर हमने जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डाटा है जो मैनिपुलेट किया जाता है, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा फाइंड किया है, उसकी हमने एक इक्वेशन एक कोटेशन बना ली है। अब कोटेशन हमने लिख दी है कि जैसा कि ऊपर यहाँ पर कहा गया था कि चेन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उतनी ही ज़्यादा क्या है, वीक भी है। अब यहाँ पर बात देखें कि द वैल्यू इन द एक्सपेरिमेंट जो हम एक्सपेरिमेंट में वैल्यू फाइंड करते हैं, ओनली एज मच एक्यूरेट, उतनी ही ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट वैल्यू होती है, एज लेस एक्यूरेसी, उतनी ही जितनी ज़्यादा हमारे पास वो क्या है कि लेस एक्यूरेसी, उसमें जो है एक्यूरेसी मौजूद नहीं है। जितनी वो एक्यूरेट हो सकती है उतनी वो एक्यूरेट नहीं भी हो सकती। तो ये हमारे पास क्या है, उससे हमने एनालॉजियस स्टेटमेंट बना लिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास जो 5 क्वेश्चन हैं वो पूरे हो गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1 के वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।